आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातों के समान रहने की दिशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है और उसके विपरीत कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। यह जो नियम है ये उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार जो होता है वो ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। तो इसी मनोवैज्ञानिक उपभोग प्रवृत्ति के ऊपर आधारित होता है मांग का नियम। जैसे कि अगर प्राइस मान लीजिए चावल की है 100 रुपये और क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब 100 रुपये है तो एक व्यक्ति जो है वो एक किलो चावल ले रहा है। वहीं पे अगर इसकी कीमत घट के 50 रुपये हो जाएगी तो वो उसके 2 किलो लेना शुरू कर देगा। यानी जैसे कीमत घटती है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी वस्तु की जो कीमत होती है वो घटेगी तो वो उसकी ज़्यादा मात्रा लेना शुरू कर देता है। यानी यहाँ पे प्राइस क्या है, इंक्रीज़ कहाँ हो रही है 50 से 100 और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है 1 से 2 हो गई। तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध है। प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q। यही शो कर रहा है कि कीमत और जो मांग है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध होता है। अब मांग का नियम जो होता है वो एक गुणात्मक कथन होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये डायरेक्शन का पता चल रहा है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी जो है वो घट रही है और प्राइस के घटने से क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन कितने प्राइस के घटने से कितने चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में या मांग में, तो वो हमें पता नहीं चल रहा है। वो हमें किस में पता चलता है, जब हम मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आगे जाके पढ़ेंगे, वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन जो मांग का नियम है वो सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, गुणात्मक कथन है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ डायरेक्शन का पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ रही है तो मात्रा घट रही है और प्राइस घट रही है तो मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। अब है इसमें मांग के नियम की मान्यताएं। हमने अभी पिछले वीडियो में भी देखा था कि बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम उन्हीं चीज़ों को स्थिर मान लें और सिर्फ कीमत का प्रभाव देखें मांग के ऊपर, तो वो हो जाएंगी इसकी मान्यताएं। इसमें माना गया है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं जैसे कि स्थानापन्न वस्तुएं थी और जो पूरक वस्तुएं थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनकी जो प्राइसेज हैं उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। भविष्य की वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। यानी फ्यूचर जो प्रिडिक्शंस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने या घटने वाली है। ये सब चीज़ों को स्थिर मान लिया गया है, तभी मांग का नियम जो होता है क्रियाशील होता है। अब है इसमें कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक क्यों होती है। वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्यों ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घट जाती है या प्राइस के घटने पे डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसका पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने इस लॉ में पढ़ा था कि जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय करता है, जैसे जैसे और ज़्यादा उपभोग करता जाता है, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता जो होती है वो घटती जाती है। अब वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय करने की वजह से जब उसकी सीमांत उपयोगिता घटेगी तो वो उस वस्तु के लिए, क्योंकि उसकी उपयोगिता कम हो गई है, तो कम कीमत देने को तैयार होता है। तो यानी जैसे जैसे उसके पास वस्तु की ज़्यादा मात्रा होगी वो उसकी कम कीमत देगा। वहीं पे अगर कि कोई वस्तु जो है उसके पास कम है उपभोक्ता के पास, तो वो उसकी ज़्यादा कीमत देने को तैयार होगा, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता भी ज़्यादा होगी। इसी वजह से सीमांत उपयोगिता नियम की वजह से जो मांग का नियम है वो लागू होता है। अब है इसमें क्रय शक्ति में वृद्धि या आय प्रभाव, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर और इनकम इफेक्ट। जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो ऐसे में उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है, रियल इनकम होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मौद्रिक आय की बात नहीं कर रहे हैं हम, मनी इनकम जो होती है वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो रियल इनकम होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि जब प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, तो क्वांटिटी ले रहा है 1 किलो चावल, ठीक है, चावल को मान लेते हैं यहाँ 1 किलो ले रहा है। अब अगर कीमत जो है वो 50 रुपये हो जाती है तो ऐसे में क्या हुआ कि उसको 50 रुपये की बचत हो रही। अगर वो 1 किलो ही चावल लेता है
तब तो ऐसे में या तो उसके 50 रुपये सेव होंगे। लेकिन अगर वो पहले की ही तरह 100 रुपये ही खर्च करना चाह रहा है, तो ऐसे में उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो या तो व्यक्ति के पास बचत हो जाएगी, या वो अगर उतना ही खर्च कर रहा है तो ऐसे में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो वास्तविक आय बढ़ने की वजह से अगर कीमत घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है, मांगी गई मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी के उल्टा अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ गई है तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। तो अब या तो वो कम मात्रा खरीदेगा, या तो उसे अपने पास से और पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वो ऐसे में, तो इसीलिए मांग का नियम जो होता है वो लागू होता है। इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुएं हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली है, जैसे कि जो एक के बदले में दूसरी यूज़ होती है, जैसे चीनी और गुड़। तो अब अगर हम इसमें देखें कि प्राइस है, मान लीजिए चीनी की, वो कम हो गई है, तो ऐसे में लोग जो गुड़ लेते थे तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो स्विच किस पे कर जाएंगे, चीनी पे, क्योंकि अब वो गुड़ के मुकाबले में सस्ती हो गई है। तो इसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही है प्रतिस्थापन प्रभाव, कि जो अगर जैसे चीनी की मान लीजिए कीमत बढ़ गई, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करेंगे, वो चीनी को छोड़ के गुड़ यूज़ करने लगेंगे। तो ऐसे में उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फिर अगला आता है इसमें उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो ऐसे लोग भी जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पाते थे, अब वो लोग भी इसका उपभोग करने लग जाते हैं, क्योंकि जो पहले ऊंची कीमत की वजह से इसका उपभोग नहीं कर पाते थे, अब वो भी इस लेवल पे आ गए हैं कि अब वो, क्योंकि चीज़ सस्ती हो गई है, तो अब वो भी इस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो ऐसे में जो प्राइस घटने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग अब ज़्यादा खरीद सकते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं उस चीज़ को खरीद सकते हैं।